प्रोग्राम टेढ़ी बात के आज के इस कार्यक्रम में दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त आज एक खास मेहमान के साथ इस चर्चा में फिर मुखातिब हुए हैं। आज हमारे साथ प्रोफेसर देवेंद्र शर्मा हैं जो कि देश और दुनिया के जाने माने फूड एनालिस्ट हैं, खाद्य मामलों के जानकार और खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंतन करने वाले बुद्धिजीवी। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब के साथ आज बातचीत का सबब इस वक्त देश में कृषि या खेतीबाड़ी से जुड़े उन तमाम मुद्दों को लेकर अलग अलग स्तर पर हो रही लामबंदी है, मोबिलाइजेशन है, जिसके चलते राजनीतिक पार्टियों से लेकर किसान वर्ग तक एक अलग किस्म के लामबंदी में नजर आ रहे हैं, एक मोबिलाइजेशन में नजर आ रहे हैं। और इसका कारण यही है कि देश के अगर प्रधानमंत्री को किसानों के साथ मन की बात करनी पड़ रही है और कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी को किसानों को खेतों में जाकर उनकी फसलों की बर्बादी का जायजा लेना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इन वर्गों का, इन राजनीतिक पार्टियों का कोई मकसद है। राजनीतिक वोट साधने के लिए किसानों के वोट बैंक को कहीं ना कहीं उन पर नजर गढ़ाने के नजरिए से ये लोग किसानों के मुद्दों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कितने संजीदा हैं और इस वक्त देश में लैंड बिल से लेकर एमएसपी को किस तरीके से हटाए जाने की एक कवायद देश में शुरू हुई है, ये वो गहरे और चिंतनीय मुद्दे हैं जिन पर कि इस वक्त ब्रेनस्टॉर्मिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे ही थिंक टैंक को रिप्रेजेंट करने वाले शख्स हैं प्रोफेसर देवेंद्र शर्मा। प्रोफेसर साहब, इस वक्त हमने देखा कि जंतर मंतर पर भारतीय किसान यूनियन अगर लैंड बिल और भूमि अधिग्रहण का जो नया कानून लाया जा रहा है उसके खिलाफ अगर धरने पर बैठी है, तो कांग्रेस और बीजेपी देश के प्रधानमंत्री से लेकर अपोजिशन के दिग्गज नेताओं तक किसानों की चौखट पर नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं किसानों के हितों में, किसानों के सरोकारों में सभी राजनीतिक पार्टियों और राजनेताओं को अपने अपने इश्यूज नजर आने लगे हैं। क्या ये इत्तेफाक है और इस वक्त का सबसे प्रेसिंग इशू आपकी नजर में किसानों के या कृषि के नजरिए से क्या है? देखिए, पहली बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अब जो हालात हैं इसमें देश में लगता ये है कि किसान जो है वो सेंटर स्टेज में आ गया है देश की राजनीति में, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि राजनीति जो है वो वोट्स पे चलती है। वोट्स मतलब नंबर्स के ऊपर है और नंबर्स किसानों के पास हैं। तो जब भी किसानों की बात होती है तो नंबर्स के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन जब हम सरकार में आ जाते हैं, कोई भी पार्टी सरकार में आती है, तब ये कहा जाता है कि साहब वो तो पॉपुलिस्ट मेजर था और ये अब इकोनॉमिक मेजर है। तो जब आप कॉर्पोरेट्स की तरफ ध्यान देते हैं या इंडस्ट्री की तरफ ध्यान देते हैं तो वो तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, लेकिन अगर आप किसानों कुछ करते हैं तो ये माना जाता है कि जब ये पॉपुलिस्ट है। अब जो हालात है जिसमें अब जिस स्टेज में अब हम देख रहे हैं वो ये है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी ने इलेक्शन के टाइम पर तो बहुत सारे वादे किए किसानों के लिए और जहां जहां गए, जिस जिस एरिया में गए, अपनी 500 प्लस जो रैलीज में थे, गन्ने के एरिया में गए तो गन्ने की उन्होंने बात की, कॉटन के एरिया में गए कॉटन की बात की, अंगूर के एरिया में गए अंगूर की बात की और सब जगह यही बोला कि मैं इसमें सारे प्रॉब्लम्स जो हैं हटा दूंगा और मैं अच्छा दाम दूंगा किसानों को। स्वामीनाथन कमेटी की कॉस्ट प्लस 50% जो प्रॉफिट मांगा था उन्होंने, वो मैं दूंगा, ये उन्होंने बहुत बार बोला। और लेकिन उसके बाद अब 9-10 महीने हो चुके हैं सरकार को आए हुए और उसके वो बातें तो कहीं चलेगी, क्योंकि वो मैंने कहा ना पॉपुलिस्ट थी, तो वो कहीं चलेगी। सब इकोनॉमिस्ट ने कहा साहब अगर ये करोगे तो देश की आप यू आर गिविंग देम डोल, आप उनको आप उस पर रख रहे हो, कटोरा दे रहे हो खोला हुआ उनके सामने, तो वो कभी डेवलपमेंट नहीं होगी। लेकिन अब जो है लैंड एक्विजिशन बिल की जो गर्माहट है वो उस पर अब कांग्रेस को भी नजर आता है कि अगर उनका रीबर्थ हो सकता है तो रोटियां सेक ली जाए इस गर्माहट में। बिल्कुल। लेकिन पैसे आप जब यूपी सरकार थी, मुझे आपके साथ बातचीत करने के बहुत मौके मिले, उस वक्त भी मैं देखा करता था कि आप बहुत क्रिटिक हुआ करते थे, सरकारों को लगभग उसी शब्दावली में कोसा या जमकर उनको लताड़ा करते थे जैसे आप आज कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा था कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आ रही है, एनडीए की सरकार आ रही है, तो किसानों के हित में होगी, किसानों की हितैषी होगी। उस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का मामला हो या वो तमाम मुद्दे हो जो कृषि के सरोकारों से जुड़े हुए हैं। लेकिन आज आपकी बातों से नजर आ रहा है कि सरकार की नीति और नियति यानी कि दिशा जो है लगभग उसी तौर जा रही है। और क्या कारण आप समझते हैं कि वो पार्टियां जो कि अपोजिशन में रहते हुए किसानों का के हितों की रक्षा करने का दम भरती है, चाहे आज को कांग्रेस अपोजिशन में रहकर वो बात कर रही है, सरकार में रहते हैं उन्होंने भी वो कुछ नहीं किया, लेकिन आज बीजेपी जो कि सरकार में है, जो विपक्ष में थी एक अलग सुर थे उसके और आज उसके तेवर अलग नजर आ रहे हैं। क्या कारण है कि विपक्ष से पक्ष में आते हैं, सत्ता पक्ष में आते ही आपका सारा फोकस बदल जाता है? आप कॉर्पोरेट की बात करने लगते हैं, इंडस्ट्री की बात करने लगते हैं, आप ब्यूरोक्रेट्स की भाषा बोलने लगते हैं। ये जो दोगली नीति रही है, कोई भी पार्टी आ जाए, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि वो जब अपोजिशन में होते हैं या जब वो इलेक्शन से पहले उनकी भाषा अलग होती है और इलेक्शन में आने के बाद भाषा बदल जाती है। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। और क्यों बदलती है, आई थिंक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें समझना चाहिए क्यों। क्योंकि जो आजकल इकोनॉमिक सोच है दुनिया की, मेन लाइन इकोनॉमिक थिंकिंग है, वो ये है कि कंट्री की डेवलपमेंट तभी होगी अगर आप किसानों को या खेती से लोगों को बाहर निकालेंगे।
ये हमें समझना है। जिसे हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, थोड़ा नहीं, लार्जर नहीं, कॉन्टेक्स्ट में नहीं, डाइवर्सिफिकेशन को समझा जाता है। जी, वो सिर्फ फसलों की डाइवर्सिफिकेशन नहीं, वो कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि कृषि से अलाइड धंधों में, किसी और धंधों में लोगों को ले जाया आप जाए, देखें जब तो कृषि मुनाफे का धंधा नहीं रही बिल्कुल शायद ये ठीक है। कारण है। अब मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो उन्होंने खुद कहा है कि 70% किसानों की जरूरत नहीं है देश को। ये मनमोहन सिंह बोला करते थे। चिदम्बरम साहब ने कहा था कि भाई 80% किसानों की जरूरत नहीं है हमारे देश में। अब जब ये नई सरकार आई है इसमें आप देखें कि पहले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर जब आए हैं तो उन्होंने आते ही बोला था कि कंट्री की एक्चुअली रिफॉर्म तब होगा अगर हम ये पॉपुलेशन जो गांव में है इसको हम शहरों में ले आए। अब देखिए ना, सोच जो है ग्लोबली वो एक ही है, तो कोई भी आएगा वो उसी बात पे करेगा। अब जो नीति आयोग के डिप्टी चेयरमैन आए हैं उन्होंने साफ एक आर्टिकल में लिखा है कि लैंड एक्विजिशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम इनको लोगों को निकालेंगे नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट के लिए या बाकी इंडस्ट्री के लिए सस्ती लेबर कहां मिलेगी, ये लिखा उन्होंने। तो इसका मतलब साफ ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई इन लोगों को निकाला जाए खेत से, खलियान से, और इनको एक जो कहते हैं दिहाड़ी मजदूर, उसकी जरूरत है आज देश को, तो दिहाड़ी मजदूर बनाने की बात हो रही है। ये इसलिए है क्योंकि रितेश जी, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने 1996 एग्जैक्टली 20 साल पहले वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि भारत को 40 करोड़ लोगों को गांव से शहरों की तरफ मूव करना है 2015 तक। आज हम 2015 में हैं। ये वर्ल्ड बैंक ने कहा था। उन्होंने कहा था कि जो ये नंबर होगा, इसमें गलत क्या है इस सोच में, इस पूरी सोच में, इस सोच में कि आपको ग्रामीण इलाकों से लोगों को शहरों में या गांवों को ही शहरों में या सेमी अर्बन सेंटर्स में तब्दील करना है, क्या एक गलत सोच है, गलत डायरेक्शन है? मेरा मानना है कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक इकोनॉमिक सोच जो है वेस्ट से आ रही है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं ब्लाइंडली। वो हमने बिहार के पिक्चर देखते हैं ना, आपको लोग नकल मार रहे हैं खिड़कियों से चढ़ के, तो वो तो हम उन बेचारों को क्यों ब्लेम करते हैं? हमारी सरकारें भी तो वही नकल मार रही हैं, हमारी इकोनॉमी से वही नकल मार रहे हैं कि जो वेस्ट में कहा जाता है वही आप करते हैं। क्या हमारी सोच बिल्कुल नहीं है कि हमारे देश में क्या अलग क्या होना चाहिए जिससे हम देश का एक बैलेंस्ड ग्रोथ कर सकें, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्टेक्स्ट में हो, सस्टेनेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में हो, या सोशल कोलैप्स के कॉन्टेक्स्ट में हो? से एक अहम पॉइंट, जी एक अहम पॉइंट निकल रहा है कि जब भी बजट आता है हम उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर्स की ग्रोथ रेट को टारगेट करते हैं, और हमेशा देखने में मिलता है कि टर्शरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर को एक बड़े अच्छे स्तर पर ग्रोथ मिल रही है। जो सेकेंडरी सेक्टर है, इंडस्ट्री, उद्योग जगत है, उसका लेवल अलग होता है, और जो प्राइमरी सेक्टर है उसकी ग्रोथ हमेशा लिमिटेड है। तो शायद इसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हुए समझा जा रहा है कि सर्विस और उद्योग क्षेत्र, क्योंकि इनमें ज्यादा परसेंटेज ऑफ ग्रोथ ज्यादा हो रही है और प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ स्टॉल्ड है, एक स्टैग्नेंसी है उसमें ग्रोथ की, शायद यही कारण है कि खेती बाड़ी या ग्रामीण इलाकों से निकालकर उनको अर्बन सेंटर या अन्य धंधों में लगाए जाने की बात है, जिसके मॉडल के तहत सरकारें काम कर रही हैं। यही तो पार्ट ऑफ द ग्लोबल डिजाइन है। ये डिजाइन को समझने की जरूरत है हमें कि ये क्यों हो रहा है। ये एक तरह से बनाया गया है सिस्टम, कहीं ऐसा नहीं है। अब मुझे बताइए कि टमाटर का अगर भाव 2 रुपए है, हाँ जी, और वो आज भी 2 रुपए है या 10 रुपए हो जाता है किसान को जो मिलता है, और 20 साल पहले भी अगर उसको 2 रुपए 10 रुपए मिलता था, तो ये स्टैटिक जो है कीमत, ये हिंदुस्तान में नहीं है, सारी दुनिया में अनटैड की स्टडी है, वो कहती है कि 20 साल से आउटपुट प्राइस जो है वो स्टैटिक है। अब देखिए, अगर आउटपुट प्राइस स्टैटिक होगा और इनपुट प्राइस बढ़ता जाएगा तो किसान तो कर्जे में बढ़ता जाएगा, उसका कर्जा का बोझ बढ़ता जाएगा, और यही हुआ है। वो सिस्टम हमने क्यों एनकरेज किया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि डेलिबरेटली किया जा रहा है। ये नहीं कि हम किसान जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव नहीं है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, एग्रीकल्चर का जीडीपी में शेयर नहीं बढ़ सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो कम हो। जब हम चाहते हैं कम हो और सारी एफर्ट आपकी लगी हुई है, तो फिर कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो क्षेत्र है जिसमें 60% पॉपुलेशन इन्वॉल्व है वो चमकेगा? मेरा ये कहना है कि जब आप पॉपुलेशन को मूव करते हैं, आप देखिए 2015 तक तो इनका टारगेट था, 2020 तक ये माना जा रहा है कि हमारी 50% पॉपुलेशन है, 30%, मेरा मानना है कि 2030 तक होगा 50% पॉपुलेशन शहरों में रहेगी। शहर जो है देश के 2% एरिया में है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, 50% आप खाली कर रहे हो और 2% में सारी पॉपुलेशन रहेगी, ये कौन सी ग्रोथ है? और उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स जो हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट पे हो, चाहे आपके नीचे कंटेमिनेशन जो हो रही है या सोशल जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो सारे कहीं देखे जा रहे हैं। चाइना की बात देखिए, आपको हैरानगी होगी कि चाइना का शंघाई को जिसको हम लेके चलते हैं, चाइना में शंघाई में उन्होंने अब दोबारा उन्होंने जीडीपी मॉडल से निकल चुके हैं। वो कहते हैं हम जीडीपी पे नहीं चलेंगे, जीडीपी से हमने नुकसान कर दिया, तो उन्होंने जीडीपी डिस्कार्ड कर दिया। शंघाई कॉन्स्टिट्यूंसी, जो शंघाई जो काउंटी है उनकी, अब देखिए 70 कॉन्स्टिट्यूंसी चाइना में ऐसे हैं, काउंटीज कह लीजिए या टाउन्स के शिप्स कह लीजिए, जो जीडीपी मॉडल से निकल चुके हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम जीडीपी मॉडल में है, और जब तक हम उस जीडीपी मॉडल को ठीक नहीं करेंगे, ये इंबैलेंस जो हम देख रहे हैं कि सर्विस सेक्टर बढ़ता जाएगा, उसकी जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी में, और प्राइमरी सेक्टर जैसे आपने कहा उसको बिल्कुल खत्म ही कर दिया जाएगा। लेकिन आप एक चीज ना बोलिए रितेश, मत भूलें कि अमेरिका में एग्रीकल्चर का शेयर इन देयर इकोनॉमिक ग्रोथ 4% है, तो उनको तो खत्म कर देना चाहिए था,
हाँ जी, लेकिन एग्रीकल्चर, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो इतनी मैसिव सब्सिडी देते हैं क्योंकि वो एग्रीकल्चर, वो जानते हैं कि जिस आज अगर आपके पास एग्रीकल्चर नहीं है, फूड नहीं है, तो आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स की कोई जरूरत नहीं है। आप सो एक कंट्री हु विल बी सिक्योर, जो भी कंट्री होगी वो फूड के ऊपर होगी। फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा का मूल मुद्दा है। लेकिन आपने अमेरिका का जिक्र किया, सब्सिडीज, बहुत हेवी सब्सिडीज है। यहाँ पर, हमारे यहाँ पे क्यों सब्सिडीज को हमेशा सब्सिडी के खिलाफ एक माइंडसेट लगातार बनता जा रहा है? अभी भी इस वक्त जो देश के सामने ज्वलंत मुद्दा, किसान, कम से कम कृषि वर्गों के सामने, वो एमएसपी को किस तरीके से खत्म किए जाने की बात है। कहा जा रहा है कि एफसीआई प्रोक्योरमेंट बिजनेस से पूरे अपने आप को आउट करेगी। ये जो चीजें हैं, ये दिशा तो लगभग ही स्थापित होती नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक है आपने, ये भी उसका फूड सब्सिडी को कहीं ना कहीं हर फॉर्म में खत्म करने की बात है। ये अगेन पार्ट ऑफ द डिजाइन। आप देखिए पॉपुलर डिस्कोर्स भारत का क्या होता है कि साहब ये फूड सब्सिडी, पेट्रोल सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी या मनरेगा, ये सारी मिला के वो कहते हैं कि 2 लाख 2 या 2.5 लाख करोड़ की सब्सिडी है, इसको खत्म किया जाए। आप सुनते हैं हर बजट से पहले, हज बजट के बाद यही बात होती है, इसको खत्म किया जाए, ये देश के ऊपर बर्डन है, ये कहा जाता है। फिस्कल डेफिसिट से करके बढ़ रहा है। पिछले 10 सालों में 42 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट को एग्जाम्पशन दिया गया, टैक्स एग्जाम्पशन। वो सब्सिडी नहीं है, उसकी कोई बात ही नहीं करता है। उससे उसके साथ जॉब्स क्रिएट होने चाहिए थे, उससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़नी चाहिए थी, कहीं नहीं बढ़ी। वित्त मंत्री से मेरी बात की है, वो मानते हैं इस बात को कि कहीं हमारी वो जो इंसेंटिव था, सो कॉल्ड इंसेंटिव, वो तो नहीं हुआ। अच्छा, ये तो है जो सेंटर देता है। मुझे हैरानगी है कि पंजाब, हरियाणा, बाकी स्टेट्स का तो हम गिनते नहीं है। पंजाब ने कल ऐलान किया है कि पिछले 4 साल में 900 करोड़ रुपए की टैक्स एग्जाम्पशन दिए गए हैं इंडस्ट्री को। ये तो उसके अलावा है जो सेंटर ने दिए हैं, डेट वेवर्स हो या कोई फॉर्म हाँ में जी। अगर आप ये देखें तो मेरा मानना है कि 42 लाख करोड़ रुपए तो हमने कॉर्पोरेट्स को टैक्स एग्जाम्पशन दिए हैं, कम से कम 20-30 लाख करोड़ रुपए तो हमने स्टेट गवर्नमेंट्स ने दे दिए उनको एडिशनल टैक्स कंसेशन। तो इंडस्ट्री तो सारे फ्रीडम पे, सारे उस पे, उनको तो जैसे होता है ना, यूनाइटेड नेशन में आप नौकरी करते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। मुझे लगता है कि भारत में आप इंडस्ट्री लगाते हैं, आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। और फिर हम कहते हैं कि गरीब आदमी की सब्सिडी है, उस पर सबकी नजर है। क्यों आप चाहते हैं कि वो भी सब्सिडी आपकी जेब में आ जाए? लेकिन आप ये मानिए रितेश जी, अगर वो 42 लाख करोड़ रुपए का आपने 20 लाख करोड़ रुपए अभी प्राइमरी सेक्टर में खर्च दिया होता, तो आज देश की डेवलपमेंट जो है, मेरा मानना है कि 7% नहीं, हम शायद 14% पे दौड़ रहे होते। चलिए, प्रोफेसर साहब के साथ हमारी बातचीत जारी रहेगी, क्योंकि आपने सुन पाए हैं, ये वो हस्ती हैं प्रोफेसर देवेंद्र शर्मा, जो कि खाद्य सुरक्षा के मुद्दों में सिर्फ राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े अलग किस्म की सोच लेकर चलते हैं। और पूरी दुनिया में, अलग अलग देशों में, उनकी इकोनॉमीज में, खास करके कृषि के नज़रिए से क्या फैक्टर्स हैं जो कि इस वक्त इन्फ्लुएंस करते हैं ग्लोबल पॉलिसी को, ये उसके माहिर हैं। और यही कारण भी है कि आज ये हमारे साथ बैठे हैं। ब्रेक के बाद हमारी बातचीत इनसे जारी रहेगी, क्योंकि इस वक्त हमने ये महसूस जरूर किया कि पिछले कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों में किसानों के मुद्दे रेलेवेंट राजनीतिक पार्टियों के लिए, और राजनीतिक पार्टियों को अपने अपने हित कहीं ना कहीं किसानों के सरोकार से जुड़ते नजर आ रहे हैं। आखिर इसके पीछे की मंशा क्या है, और क्या वास्तविकता में हम उन मुद्दों को छू भी पा रहे हैं जो कि किसानों के लिए इस वक्त चिंता का कारण बने हुए हैं? इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर देवेंद्र शर्मा, इंटरनेशनल लेवल के फूड एनालिस्ट, फूड पॉलिसी मामलों से जुड़े हुए जानकार, जो कि इस वक्त क्या क्या मुद्दे हैं देश में किसानों से जुड़े, उन पर हमारी सोच, हमारी राय बनाने में हमारे दर्शकों में मदद कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, इस वक्त हमने देखा कि किस तरीके से जंतर मंतर पर किसान बैठे हैं। अन्ना हजारे साहब उनके साथ आके जुटे। कुछ देर पहले योगेंद्र यादव ने भी हरियाणा के नजरिए से किसानों की एक अलग लामबंदी का प्रयास किया था। कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री की मन की बात जो किसानों के साथ की, सब बातें अपनी अपनी जगह पर हैं। लेकिन क्या आपको नजर आ रहा है कि इस पर जो किसानों के असली हित हैं, जैसे स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट थी, कमीशन की रिपोर्ट थी, उसमें ये साफ था और ये कमिटमेंट थी सरकारों की कि उसे लागू किया जाएगा, लेकिन आज सरकार, केंद्र सरकार कहीं ना कहीं उससे दूर होती नजर आ रही है। और उस मामले पर उनकी जो कटिबद्धता या वचनबद्धता चुनावों से पहले थी, उसमें कुछ संशय पैदा होता नजर आ रहा है। जाहिरी तौर पर सरकार बनने के बाद या सत्ता में बैठने के बाद ये महसूस होता है कि आप कई ऐसी अव्यवहारिक बातें विपक्ष में होकर कर रहे होते हैं जो कि आप सत्ता में बैठकर उतनी आसान नहीं होती। अब क्या मजबूरियां इसके पीछे हो सकती हैं, आप बताइए। उस वक्त जबकि स्वामीनाथन कमेटी की या कमीशन की जो सिफारिश थी, जिसमें कि जो लागत मूल्य था उससे 50% ऊपर किसानों को एमएसपी की बढ़ोतरी के रूप में मिलना था, आज सरकार एमएसपी और प्रोक्योरमेंट सिस्टम से ही दूर जाना चाह रही है, एफसीआई को उसे बाहर करना चाह रही है। देखिए, इसमें जब एमएसपी की जब बात की थी स्वामीनाथन कमेटी ने, तो मुझे याद है कि जब मैंने स्वामीनाथन कमेटी के साथ, जब मैं एज ए स्पेशल इन्वाइटी उनके साथ जुड़ा हुआ था, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि किसान की इनकम जो है, जो उसकी पर मंथ उसकी है इनकम जो है, वो गिरती जा रही थी लगातार। और वो प्रोडक्शन बढ़ रही थी, उसकी इनकम गिरती जा रही थी। वो एक कारण था कि हम जानते हैं कि सुसाइड्स जो भारत में 3 लाख सुसाइड पिछले 17 साल में हुई हैं, वो उसका एक कारण, मेन कारण जो है वो है। स्वामीनाथन कमेटी का ये था कि हम कैसे इनकम बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, 2004 में पहली बार एनएसएसओ ने, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने एग्रीकल्चर का एक अलग से सर्वे किया। उसमें किसान की जो औसतन मंथली इनकम थी परिवार की,
5 लोग हैं परिवार में, वो 2115 रुपये थी। सिर्फ 3 स्टेट्स उसके ऊपर थे, जम्मू कश्मीर, पंजाब और तमिलनाडु। बाकी सब स्टेट्स उसके नीचे थे। पंजाब उस मैंने कहा आपको 3400 रुपये के करीब पर मंथ इनकम किसान की। 2014 में फिर दो सर्वे की रिपोर्ट आई है। 2014 में किसान की जो खेती से इनकम है, एवरेज इनकम है, वो 3078 रुपये है। अब मुझे बताइए 3078 रुपये जब 10 सालों में इन्फ्लेशन का लेवल क्या बढ़ा और आपने उसकी इनकम क्या बढ़ाई? अच्छा, फिर आपके एमएसपी की बात होती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस देश को माना जाता है, देश में लोग मानते हैं कि वो है एक कारण जिससे किसानों का इनकम बढ़ती है और इन्फ्लेशन बढ़ती है। ये भी एक मैसेज दिया गया विच इज़ रॉन्ग, लेकिन चलो एनीवे, एमएसपी का उन्होंने जो किया है इन्फ्लेशन बढ़ाने का, आपने एमएसपी का जो कीमत मिलती है, पहली बात तो ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग एक स्टैटिस्टिक्स अब आ चुका है, क्योंकि जब मैंने शांता कुमार कमेटी के सामने एक प्रेजेंटेशन की थी, वहाँ पर मैंने ये कहा था कि 30% कंट्री की प्रोक्योरमेंट जो है, पैदावार जो है, वो सिर्फ किसानों से ली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि 30% से ज़्यादा हमारा मंडीकरण नहीं है। तो उन्होंने ये स्टडी करके देखा बाद में कि सिर्फ 8% किसानों को एमएसपी मिलता है। 92% किसान तो वैसे बाहर हैं, बाजार के ऊपर है। हाँ जी, और 8% कौन है? वो पंजाब, हरियाणा, थोड़े मध्य प्रदेश में प्रोक्योरमेंट हैवी होती है, जहाँ प्रोक्योरमेंट हैवी होती है। 50% जो हमारी वीट और राइस जी, पैडी की स्वामीनाथन कमेटी ने क्यों किया था? क्योंकि स्वामीनाथन कमेटी कहना था कि 1400 रुपये अगर गेहूं का दाम मिलता है पंजाब में प्रति क्विंटल, वो भी अगर आप देखते हैं मार्केट प्राइस से कम होता है और वो किसान को इंसेंटिव नहीं है, इसलिए 50% का उसमें एक फॉर्मूला का इजाफा किया जाए। लेकिन सरकार ने वो नहीं माना अभी तक। इलेक्शन से पहले सब बोलते हैं, इलेक्शन के बाद करने को कोई तैयार नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि फिजिकल डेफिसिट जो है बढ़ जाएगा। और अब तो WTO का प्रेशर हमारे ऊपर, WTO ने कह दिया कि भाई आप एमएसपी को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि एमएसपी जो है वो जो नॉर्म्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, उसको एक्सीड करता है अगर हम उसको बढ़ाते हैं, ये उनका भी कहना है। तो इंडिया हालांकि वहां तो एक अलग पोजीशन ले रहा है, लेकिन देश के अंदर ऑटोनोमस लिबरलाइजेशन कहते हैं वो हम कर रहे हैं। प्रोफेसर, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एमएसपी को हटाए जाने उसमें कितनी बढ़ोतरी नहीं हो रही, इसका विरोध तो करता है। लेकिन अगर आप सरकारों की वास्तविकता समझे, सरकार कहती है कि इस पूरे एक्सरसाइज में वो डबल सब्सिडी दे रही है। एक तरफ तो उस किसान को हम सब्सिडाइज करने की बात कर रहे हैं, जिसको कि हम कह रहे हैं कि 50% उसकी लागत मूल्य के ऊपर एक्स्ट्रा पैसा दिया जाए, और दूसरी तरफ उसी जो प्रोड्यूस है उसको जब हम पीडीएस के जरिए उन वर्गों तक पहुंचाते हैं जिसमें 1 रुपया किलो आटा या दाल के हिसाब से हम हाईली सब्सिडाइज करके उन सेक्शंस को देते हैं, तो लगभग उसी प्रोड्यूस को जब एक एंड से दूसरे एंड पहुंचाना है तो सरकार को 2 जगह हैवी सब्सिडी देनी होती है, जिसके कारण कि उनको लग रहा है कि बहुत ज्यादा बोझ है उनके एक्सचेकर पर, जिसके चलते कि कहीं ना कहीं उन्हें इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, सब्सिडीज को कहीं ना कहीं कट डाउन करना पड़ेगा। भारत में तकरीबन 30 करोड़ लोग हैं जो जब रात को सोते हैं तो भूखे पेट सोते हैं, और अगर आप फूड बिल को देखें तो हमने तकरीबन 87 करोड़ लोगों के लिए उसमें ये प्रोविजन किया है। लेकिन जो 30 करोड़ लोग भी हैं, अगर हम उनको टारगेट करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्टेट की है। अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आपको करना है, तो वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है। कोई कंपनियां आके हमारी गरीबी को नहीं मिटाएंगे, ये हमें क्लियर होना चाहिए। वो हमारा टारगेट है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो दायित्व है देश का, उसको सोवरेन रोल है जिसको हम नहीं पीछे खींच सकते। लेकिन बिल्कुल ठीक कहा आपने कि वो जो टास्क है उसमें पैसा लगता है, मैं इसमें ना नहीं करता। लेकिन आप देखिए, जो प्रोक्योरमेंट अगर आप नहीं करेंगे तो पंजाब में, मैं जैसे आपसे पहले भी कह रहा था कि पंजाब में 1400 रुपये मिलता है आपको गेहूं का दाम। यहाँ पर मंडियां हैं, सिस्टम है पूरा। आप बिहार में जाते हैं, बिहार में 2007 से एपीएमसी नहीं है, जिसको मंडी का जो जिस कमेटी के अंदर आते हैं, जिस एक्ट के अंदर आते हैं, वो नहीं है। वहां पर किसान को 800-900 रुपए मिलता है। वो डिस्ट्रेस प्राइस, वो कंपनियां वहां खुश हैं क्योंकि उनको सस्ता चाहिए, वो तो खुश है कि उनको, लेकिन किसान तो मर गया ना। तो ये जो किसान और चीजों को मार्केट फोर्सेस के हवाले कर रहे हैं। दूसरी बात, पेट्रोल डीजल को मार्केट के हवाले किया, आप किसानों के इन हितों को मार्केट के हवाले कर रहे हैं। लेकिन आप ये मत भूलिए कि जिस दिन, अभी तो हम पेट्रोल हम इसलिए इंपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारे देश में पैदा नहीं होता है, लेकिन जिस दिन आप फूड इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, आपकी तो इकोनॉमी तहस नहस हो जाएगी। अजी, ये हमें समझना है। और देश की सॉवरेनिटी कहां जाएगी? वो कहीं और जाएगी। लेकिन 1965 के बाद जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लाए थे इंडिया में, तो वी बिकेम फूड सेल्फ सफिशिएंट। उससे पहले हमारा एक टाइटल मिला था हमें, कंट्री लिविंग इन शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस, यानी जहाज से सीधा अनाज जो है भूखों के पेट में जाता था। अब हमारी जो नीतियां आ रही हैं, वो वही नीतियां आ रही हैं जिस करके हम सीधा शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस में थे। क्या ये देश के लिए ठीक है? कहीं ना कहीं तो दोबारा एक सोच होनी चाहिए जो कि अमेरिका की सोच से अलग हो, अपने देश के हित में हो। वो नहीं है हमारे देश में, वो बड़ा दुर्भाग्य है। अगर स्वामीनाथन कमेटी ने कहा है, अगर आप मुझे बताइए 60 करोड़ लोगों का अगर इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ता है, तो क्या देश की इकोनॉमी दौड़ती नहीं है? क्या उसको डोमिनो इफेक्ट नहीं होता? अगर एग्रीकल्चर बढ़ेगा, कैपेसिटी होगी, तभी जाके जो कंज्यूमर गुड्स की सेल बढ़ेगी, तभी जाके सारा साइकिल चलेगा ना। तो ये सोच के चलना कि इंडस्ट्री की जेब में ही आप भर दीजिए और सारा देश उसे ट्रिकल डाउन करेगा, वो नहीं काम करता। ये हमें सीखने की बात है। रितेश जी, 22 लोगों की इनकम भारत में, सिर्फ 22 लोगों की इकोनॉमिक वेल्थ जो है वो 60 करोड़ लोगों की इकोनॉमिक वेल्थ के बराबर है। अब बताइए, ये देश की ग्रोथ के लिए ठीक है या देश का विकास? ये विकास है?
तो कहीं ना कहीं हमें विकास की जो है जो शिफ्ट है वो इन 22 को छोड़ के, अब ये अपने आप कॉम्पिटेंट हो गए हैं, अब हमें 60 करोड़ का भी ख्याल करना पड़ेगा, और वो बेसिकली वो फार्मर्स हैं या जो एलाइड इंडस्ट्रीज हैं, वो लोग हैं जिसको पिछले ध्यान कई देना पड़ेगा। बजट्स में अगर हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें या कुछ ऐसे राज्यों की बात करें, क्योंकि अगर हम हरियाणा और पंजाब जैसे उन राज्यों की बात करें जो कृषि प्रधान राज्य हुआ करते थे, जहां पर कि गेहूं और चावल की जो फसल हुआ करती थी उस पर पूरा देश निर्भर करता था, हरित क्रांति का पूरा सहरा इन राज्यों के सर बनता है और देश का फूड बाउल इनको माना जाता है, ग्रैनरी माना जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे फोकस शिफ्ट हुआ। अब हम बहुत से ऐसी स्टेट्स पर निर्भर करना शुरू कर रहे हैं, चाहे वो गेहूं है चाहे चावल है, और एक पॉलिसी के तहत नॉर्थ ईस्ट की स्टेट को ज्यादा फिलिप देने का प्रयास। तो केंद्र सरकार या यूनियन गवर्नमेंट, चाहे वो पूर्व केंद्र सरकारें रही हो कांग्रेस यूपीए की या फिर मौजूदा सरकारें हो, वो धीरे धीरे एक सुनियोजित प्लानिंग के तहत इस पूरे फोकस को शिफ्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ कर रही है। जो कितना वेल प्लेस्ड और कितना मीनिंगफुल है ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये भी समझ में आता है कि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों का जो गेहूं है, ये जो चावल है, उसमें जो हैवी इंटेंसिटी ऑफ केमिकल्स यूज है, उसके कारण वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का नहीं रह पाया है। मध्य प्रदेश का आज वीट और चावल जो है उसको ज्यादा तरजीह दी जाती है बनिस्बत की पंजाब के की प्रोड्यूस के। तो ऐसे हालात में जो केंद्र का ये जो शिफ्ट हो रहा है, जिसे कहीं ना कहीं अगर एफसीआई को हम यहाँ से निकालना चाह रहे हैं, शायद पंजाब और हरियाणा ज्यादा प्रभावित इलाकों में से होंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या ही इसके पीछे कोई ऐसा डिजाइन ना समझा जाए कि यूनियन गवर्नमेंट इस पूरी प्रोडक्शन के जो मैपिंग है, जिसे हम एग्रीकल्चर मैपिंग है कि देश जी, में ठीक है। किस इलाके को कितनी प्रोड्यूस करनी है, उसको रैशनलाइज करने का प्रयास समझा जाए इसे। या तो आप कहेंगे रैशनलाइज कर रहे हैं, या फिर ये होगा उसको शिफ्ट कर रहे हैं, उसको अपने हिसाब से नया एक मॉडल बना रहे हैं, ये नया पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न दे रहे हैं वो देश क्या को। वो गलत है नॉर्थ ईस्ट को प्रमोट करना या मध्य प्रदेश को? क्योंकि मैंने जैसे कहा कि पंजाब में हमने क्या उस जो प्रोडक्टिविटी है, जो जो पर हेक्टेयर जो ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, उससे ज्यादा से ज्यादा फसल लेने के लिए हमने इतनी इंटेंसिव केमिकल यूज किया है यहाँ पे कि यहाँ का जो जो खाद्य पदार्थ है कई मापदंडों पर फेल होते हैं। हमारे एक्सपोर्ट क्वालिटी के लेवल में बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं जो कि मध्य प्रदेश और अन्य स्टेट्स में नहीं है। तो ऐसे में तो ये शिफ्ट स्वाभाविक भी नजर आ रहा है। रितेश जी, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है, लेकिन इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आपके पंजाब के फार्मर्स को आप अबेंडन करके या उनको छोड़कर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं। नॉर्थ ईस्ट में जाना चाहिए, वो हो यही रहा है, मैं वो वही abandonment आपसे रही है। वही अर्ज कर रहा हूँ कि क्यों हो रहा है। आपने कहा केमिकल्स हैं यहाँ पर खूब, इसमें कोई दो राय नहीं है, केमिकल यहाँ पंजाब हरियाणा में बहुत छिड़के जाते हैं, जिसकी मेरा मानना की जरूरत नहीं है। लेकिन आप देखिए मध्य प्रदेश की गेहूं जो है वो पंजाब में जो भी आप देख लीजिए, हर दूसरा तीसरा घर जो है वो मध्य प्रदेश की गेहूं लेके खाता है। क्या हम मध्य प्रदेश से इंपोर्ट करके अपना गेहूं अगर हम लाइक करते हैं तो क्यों नहीं हम वो पंजाब में लगा सकते हैं? मेरा ये सवाल है। तो क्यों ना हम यहाँ पर केमिकल और फर्टिलाइजर की जो जो यूसेज है उसको कम करें या ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट करें? क्यों नहीं कर सकते? सरकार अगर थोड़ा सा इंसेंटिव ले तो मध्य प्रदेश से इतना दूर से चल के जो आता है उसको जरूरत ही नहीं हमें करने की। तो करने की जो सिस्टम को ठीक करना तो यहाँ है। सोल्यूशन ये नहीं कि इसको आप बंद करके वहां एक नया एक नॉर्थ ईस्ट में एक तरीका जो पैटर्न खोल दो प्रोडक्शन का, उससे नहीं होगा। वहां पर करने की जरूरत है। वो तो हम पहले कहते आए हैं कि जो मंडियों का विस्तार है देश में, वो पंजाब हरियाणा से निकल के सारे देश में फैलाने की जरूरत है। क्योंकि जब मंडी होगी तभी किसान को अश्योर्ड दाम मिलेगा, क्योंकि वहीं पर आके अपना प्रोड्यूस लेके आएगा और तभी उसका एक इंसेंटिव भी होता है प्रोड्यूस करने के लिए। आज दालों की प्रोडक्शन हमारे देश में बहुत कम है, इसलिए कम है क्योंकि हम उसको अश्योर्ड मार्केट नहीं दे पाए, अश्योर्ड प्राइस नहीं दे पाए। सरकार तो अनाउंस करती है अश्योर्ड प्राइस, लेकिन खरीदती नहीं है। अगर हम ये दावे से कर दें कि हमारा जो दाल आप पैदा करेंगे वो हम खरीदेंगे, जैसे बीट और राइस में हुआ है पंजाब में, मैं आपको दावे से कहता हूं कि हमारी दालों की प्रोडक्शन भी भयंकर बढ़ जाएगी। लेकिन वो नहीं करना चाहते आप। ऑयल सीड्स, जिसके तिलहन की बात की जाती है, आज हम 60,000 करोड़ रुपए का तिलहन इंपोर्ट करते हैं। ये नहीं है कि तिलहन हमारे देश में पैदा नहीं हो सकता है। कारण ये था रितेश जी, 1984 में जब उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, तो मुझे याद है एक मीटिंग में उन्होंने मुझे भी बुलाया था और वहां पर यह चर्चा हुई थी कि हमारा तीसरा बिगेस्ट इंपोर्ट जो है एडिबल ऑयल है। उस जमाने में 15,000 करोड़ रुपए का एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते थे हम लोग उसमें। तो प्रधानमंत्री का कहना यह था क्यों नहीं हम ये देश में पैदा कर सकते जब हमारे देश में हो सकता है। उन्होंने ड्यूटीज को बढ़ा दिया और उसके बाद उन्होंने प्रोडक्शन एक ऑयल सीड टेक्नोलॉजी मिशन लॉन्च किया। आपको हैरानगी होगी जान के कि 1994 10 साल बाद हमारी जो ऑयल की जो एडिबल ऑयल की इंपोर्ट थी, खाद्यान्न तेलों की इंपोर्ट थी, वो 97% हम देश में पैदा करते थे। वी वर ऑलमोस्ट सेल्फ सफिशिएंट। 300% की ड्यूटी थी, आज हम ड्यूटी जीरो पे ले आए हैं। 60,000 करोड़ रुपए का बाहर से आ रहा, हमारे किसान बाहर खेती से हो रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री बेकार पड़ी हुई है एडिबल ऑयल की। ये कौन सा डेवलपमेंट का मॉडल है? अगर आप इसी तरफ ध्यान देते, कहने का मतलब जो आप कह रहे थे पहले कि आपको ये देखना है कि हमारी प्रायोरिटीज कहां पर, उसमें कहां फोकस देना है, वो करिए। लेकिन ये बाद में कहना है कि साहब अभी हमारा ये इतना इंपोर्ट बढ़ गया है इसलिए आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से ये जस्टिफिकेशन हो रही है, ये गलत है। गलत टेक्नोलॉजी का जो रोल है उसके साथ साथ ट्रेड का रोल है। और अभी तो हमारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं सर कि हमें ड्यूटीज को और कम करना चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और दूध भी इंपोर्ट करना चाहिए। अब बताइए मुझे, जब ये सब कुछ इंपोर्ट होगा तो भारत में खेती कौन करेगा?
बिल्कुल, बहुत वाजिब बात है और यही सरोकार है। कहीं न कहीं देश को समझना पड़ेगा कि जो हमारी पॉलिसी इंटरवेंशंस हैं, ये जो पॉलिसी जिस लेवल पर वो इंटरवीन करती है और उससे दिशा और दशा का निर्धारण काफ़ी हद तक हो जाता है और अगर उस पॉलिसी में कोई नीयत की खराबी हो या कोई चूक हो, तो उससे फिर चाहे आप जितना ज़मीनी स्तर पर काम कर लीजिए, उससे वो करेक्शन नहीं आ पाती है और शायद यही कारण है कि देश में इस वक्त किसानों के सामने इतने मुद्दे हैं, संघर्ष हो रहा है। लेकिन अगले सेगमेंट में प्रोफेसर देवेंद्र शर्मा जी से हमारी बातचीत जारी रहेगी और हम इस चीज़ पर विचार करने की कोशिश करेंगे, क्या किसान या किसानों के वर्ग, उनकी जो कम्युनिटी है, क्या इतनी अवेकन्ड है, एनलाइटेंड है या ऑर्गेनाइज्ड है कि इन सभी मूव्स पर एक राय बनाकर, सुनियोजित राय बनाकर एक एजेंडा सरकारों और राजनीतिक पार्टियों, जिनको कि मोटे तौर पर इन सभी जो बदलाव हैं उनको अंजाम देना है, उनके सामने रख पाए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, एजेंडा सेटिंग की बात है, लेकिन इसमें हमारे किसान संगठन बुरी तरह फेल हुआ क्योंकि बहुत एक फ्रेगमेंटेड फार्मिंग कम्युनिटी है हमारी, जो कि एकजुट कहीं भी नजर नहीं आ रही। हालांकि अब राजनीतिक पार्टियों ने उनकी जगह लेनी शुरू कर दिया, उनके सरोकारों को खुद उठाना शुरू कर दिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद जा रही है टेढ़ी बात। हमारे साथ प्रोफेसर देवेंद्र शर्मा, फूड एनालिस्ट, फूड सिक्योरिटी इश्यूज के जानकार, माहिर इस वक्त जुटे हुए हैं। प्रोफेसर, हमने देखा कि आज राजनीतिक पार्टियों को वो काम करना पड़ रहा है, वो काम करने के लिए वो ललायत हो उठ रही हैं जो कि शायद किसान संगठन किया करते थे। किसान संगठनों की कोई मूवमेंट हुआ करती थी, आज भी जंतर मंतर पर जो हमने देखा है, जो मोबिलाइजेशन हो रही है, जो कि शायद आने वाले दिनों में बढ़ेगी, लैंड बिल के विरोध में है या और भी ऐसे मुद्दे हैं जो कि इस वक्त ज्वलंत है, सामने हैं। लेकिन किसानों की प्रॉब्लम ये है, किसान कम्युनिटी की, कि वो एक फ्रेगमेंटेड समाज है, अलग अलग खेमों में बटा हुआ है और अब तो राजनीतिक पार्टियों ने भी अपने पॉलिटिकल विंग्स बनाने, जो कि अपनी विचारधारा, अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक उन फार्मिंग कम्युनिटीज़ की जो डायरेक्शन और लीडरशिप को ट्वीक करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं। तो ऐसे हालात में इन इश्यूज़ की जो बात आप जैसे माहिर उठाते हैं, आप जैसे चिंतक उठाते हैं, उन चीज़ों के बायर्स और टेकर्स कहाँ हैं, कौन लोग हैं? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां विपक्ष में रहकर तो आप जैसे माहिरों की राय लेती हैं, लेकिन जब वो सत्ता पक्ष में जाते हैं तो उनको आपकी बातें खटकने लगती हैं, कन्वीनियंट लगने लगती हैं। जी, देखिए, इसको अगर आप इस सवाल को दो हिस्सों में अगर आप बांट दें, पहला मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जो एक इंप्रेशन दिया जाता है, जो मुझे डर है जो इस देश में होगा, वो है कि चाइना की बात की जाती है कि चाइना में देखिए ये हो रहा था, वहाँ तो इतनी ग्रोथ हुई है, वहाँ के किसानों को फायदा हुआ, ये सब बातें होती हैं। लेकिन उसमें एक जो उसका आस्पेक्ट है वो हम डेलिबरेटली उसको नज़रअंदाज करते हैं। ये जो न्यूज़वीक के जो जकारिया साहब संपादक आप जानते हैं, बड़े फेमस रहे हैं, उन्होंने अपने एक आर्टिकल में लिखा था न्यूज़वीक में कि चाइना में हर साल 75,000 प्रोटेस्ट हो रहे हैं लैंड के ऊपर। 75,000 मतलब हुआ कि रोजाना 250 प्रोटेस्ट चाइना में हो रहे हैं। इतने जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसमें बहुत सारे ब्लडी हैं, यानी मतलब बहुत जगह लोग मरते भी हैं उस असॉल्ट में। ये चाइना में हो रहा उसकी है। रिपोर्टिंग चाइना की उतनी फ्रीडम नहीं है कि हम उतनी बेबाकी से उसको अखबारों में या टीवी के माध्यम से, मीडिया में देख पाते हैं, और या फिर जानना चाहते हैं, ये भी एक बात है। हमारे देश में 2013 में 260 प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन अब जिस तरीके से हम लैंड एक्विजिशन करने जा रहे हैं, मेरा मानना है कि हम भी चाइना के पैटर्न को फॉलो करेंगे। और चाइना में आपको हैरानगी होगी जान के कि जो एक और बात जो नहीं बताई जाती है, 10 साल में 2001 से लेकर 2010 तक, 2000 से लेकर 2010 तक चाइना में 28 लाख लोगों ने आत्महत्या की हैं गांव में, जिसमें से 80% लोग जमीन के अधिग्रहण के मामलों में जुड़े हुए थे। कितना भयंकर! हमारे देश में 17 साल में 3 लाख लोगों ने आत्महत्या की है, यहां पर 28 लाख लोग, यानी तकरीबन हर साल 2,80,000 किसान या गांव के लोग जो हैं आत्महत्या करते हैं। इसमें 80% जो हैं वो जमीन के मामलों से जुड़े हुए हैं। अगर वो देश में हमारे हो जाएगा तो मुझे लगता है कि आप देखिए कितना भयंकर क्राइसिस देश के सामने आ जाएगा, सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल। वो हमें सोचना है। तो सर, आप जैसे लोग भी जब चिंतक बात करते हैं तो कई बार चीज़ों को ज़्यादा अलार्मिंग बना देते हैं, जबकि सरकारें कहती हैं कि जब हमें नीति का निर्धारण करना है, हमें बैठकर आर्थिकता और अपने बजट को देखना है, अपनी पूंजी को देखना है, अपनी तिजोरी को भी देखना है और सरोकारों को भी देखना है, तो हमें केयरफुल बैलेंसिंग एक्ट करना है। आप सिर्फ एक वर्ग की बात कर रहे हैं, सरकार को सभी वर्गों को समानांतर स्तर पर लेकर उनके बारे में सोचना है। तो शायद यही कारण है, यही सोच का फर्क है जो कि विपक्ष और उसके सत्ता पक्ष में तब्दील होते ही उनके कामों में दिखना शुरू हो जाता है। ये तो एक अपॉलॉजी है, एक तरह का एक्सक्यूज है कि साहब ये हमें देखना पड़ता है। सच्चाई ये है कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये सोची समझी जो रणनीति है उसके हिसाब से ये करना ही नहीं चाहते, ये उसको डंप करना चाहते हैं उस सेक्टर को, क्योंकि ये माना गया चुका है इकोनॉमिक थिंकिंग में कि इस सेक्टर को जब तक आप मतलब निगलेक्ट नहीं करोगे या इसको निकालोगे नहीं, तब तक आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। जब ये मान लिया गया तो अब ये जितना मर्जी जस्टिफाई कर लें, लेकिन मेरा ये कहना है कि हम उस ग्रोथ के मॉडल को क्यों नहीं ऐसा बदल सकते कि सबकी ग्रोथ हो, सबका साथ सबका विकास। वो सबका साथ जो छोटा आदमी है या कोने में जो आदमी है या एंड में जो आदमी है, उसका भी तो विकास होना चाहिए। वो ट्रिकल डाउन से नहीं हो सकता कि अंबानी की तनख्वाह बढ़ेगी तो उसकी बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता है, ये हम मान लें। दूसरी बात है कि जो आपने कहा कि ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है, अब ये तो ठीक है कि कांग्रेस को नजर आया कि पका पकाया एक इशू उनको मिल गया है रीबर्थ के लिए, रीजनरेशन के लिए, तो वो तो अपना काम करेंगे। लेकिन जो देश में प्रॉब्लम यह है कि किसान तो बहुत संख्या में है,
लेकिन उनकी एक दिक्कत है, आपने जो पहला सवाल पूछा था, दिक्कत यह है कि अपने अपने क्षेत्र में तो वो हीरो हैं, लेकिन देश के लेवल पे वो जीरो बन जाते हैं। आप देखिए कर्नाटका में कर्नाटका राज्य रोहता संघ, पंजाब में भारतीय किसान यूनियन के अलग अलग फैक्शन, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हरियाणा में भी बीकेयू इंपॉर्टेंट है, ऐसे अलग जगह पे हर, लेकिन जब वो नेशनल स्तर पे आते हैं तो उनकी कहीं गिनती नहीं होती है। तो कोशिश अभी ये हो रही है, मैं देख रहा हूँ कई सालों से बल्कि, कि उनको री अलाइन किया जाए, उनको री ग्रुपिंग की जाए। तो कुछ एक साथ में मैं भी जो उसमें इन्वॉल्व रहता हूँ, तो मेरा ये देखना है कि भाई साउथ में बहुत सारे ग्रुप्स को हमने इकट्ठा एक बैनर के नीचे लेके आए हैं, नॉर्थ में भी अभी ये एफर्ट चल रहा है कि एक बैनर के नीचे आए, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग जो स्टेज बनाते हैं वो ना हो, एक प्लेटफॉर्म हो। और जिस दिन किसान को समझ आ गई कि हमें ये लड़ना है, हमारे उसके लिए फायदे के लिए है, किसानी की बात करें ना कि पॉलिटिकल पार्टीज में या कास्ट में बंट जाएं, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी आवाज खड़ी हो जाएगी, तब उसको देश इग्नोर नहीं कर सकता। डेमोक्रेसी में आप जानते हैं कि प्रेशर ग्रुप्स का प्रेशर इस एक ही तरीका है कि आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं, उठा सकते हैं। प्रोफेसर साहब, इसमें बड़ा इशू है कि कंसेंसस एक एल्यूड करता है, किसानों के मुद्दों पर एक आम राय बन पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक चीज़ तो मुझे समझ में आ रही है कि सरकार चाहे किसी पार्टी की हो, पहले पूर्व यूपीए सरकार रही है, मौजूदा एनडीए सरकार रही, कांग्रेस सत्ता में थी या भाजपा सत्ता में है, लेकिन इस मुद्दे पर तो कंसेंसस है कि फार्मिंग कम्युनिटी के जो इश्यूज हैं, जो ब्रॉडर इश्यूज हैं, जो कि कहीं ना कहीं पॉलिसी इंटरवेंशन के जरिए हल होने चाहिए, उसके लिए एक आगे 15, 20, 30 सालों की एक रूपरेखा तैयार होनी चाहिए। उन मुद्दों पर तो एक सोच आधिकारिक या ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर बनती है, जिसको सभी पार्टियां वैसे फॉलो कर रही हैं, और इस चीज का आभास आपको मेरे से ज्यादा होगा। लेकिन किसानों के मुद्दों पर जो कंसेंसस है वो हम नहीं बना पा रहे हैं, ना किसान संगठन बना पा रहे हैं, ना ही उसको अपने राजनीतिक जो पार्टियां हैं या नेता हैं जो कि उनके उनके वोटों पर चुनकर आते हैं, उन तक पहुंचा पा रहे हैं। तो एक तो बहुत बड़ा गैप है, किसान जितने मर्जी एकजुट हो जाए, लेकिन जब तक पॉलिटिकल क्लास में वो कंसेंसस नहीं बनेगा और वो सोच नहीं समझ में आएगी और क्रिस्टलाइज या क्रिस्टल क्लियर ढंग से लोगों को ये नहीं बताओगे किस इशू पर किस स्टैंड का मतलब क्या है। क्योंकि अब तक तो ये समझ में आ रहा है कि कोई भी बात की जाती है उसके 3 अलग अलग दृष्टिकोण सामने रख दिए जाते हैं कि किसान हित में है, किसान विरोधी है। मिसाल के तौर पर इस लैंड बिल नए की बात कर लें तो इस पर भी अब अगर किसान समझे तो कौन सी पार्टी ठीक कर रही थी, कौन सी ने और बेहतर किया, 9 अमेंडमेंट 2 क्लॉज लाकर आपने क्या उनका फायदा किया, नुकसान किया, एमएसपी को हटाकर फायदा करेंगे, नुकसान करेंगे, ये सब चीजें हैं। इस पर एक क्लैरिटी नहीं है और विजन क्लियर नहीं है, ना पार्टियों का ना ही किसान वर्गों का। इसमें एक तो आपने को ठीक कहा कि किसानों के लेवल पे उनको भी नहीं चेतना है, और लेकिन जो ऊपर के पॉलिटिकल लेवल पे है उसको भी हम लेकिन जो बीच वाला लेवल आपने छोड़ दिया, जो ब्यूरोक्रेसी और एकेडमिया, प्रॉब्लम जो कि मुझे लगता है कि रन करता है, जो रन करता है, वहां प्रॉब्लम वहां पर है। आप देखिए क्योंकि मुझे लगता है राजनीतिक पार्टियों का सरोकार ये होता है कि किसानों की अगर फसलें बर्बाद होगी तो उनको मुआवजे का ऐलान कर दिया जाए। कल हरियाणा सरकार ने कह दिया कि 500 करोड़ का पैकेज दे दें, तो एक पैकेज आएगा, जब उन पर कोई आपदा आएगी तो उसके पैकेज देकर वो कहीं ना कहीं किसानों का हितैषी अपने आप को जताना चाह रहे हैं। केंद्र सरकार भी इस पे अभी उन्होंने महाराष्ट्र के लिए कुछ और स्टेट्स के लिए दिया है। ठीक है, वही बात कर रहा हूँ कि ये हमारा किसान की जब बात होती है या ग्रामीण क्षेत्रों की बात होती है तो हम ये मान के चलते हैं इनको डोल दे दो, कुछ इनको आपदा के लिए कुछ रिलीफ पैकेज दे दिया, काम खत्म हो गया, ये हम मान के चलते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। वो इसलिए क्योंकि एकेडमिक जो हमारी सोच है वहां पर प्रॉब्लम है। वो भी एकेडमिक जो टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है वही आज चल रहा है सारी दुनिया में कि यही एक रास्ता है ग्रोथ का। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या क्यों हम मान के चलते हैं कि जो ग्रामीण के जो लोग हैं, जैसा कि वित्त मंत्री जी ने बजट में कहा था कि मुझे इंडस्ट्री को इसलिए हेल्प करना पड़ता है क्योंकि मुझे उससे जो रेवेन्यू आएगा वो मुझे ग्रामीण क्षेत्रों पर लगाना है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मेरा कहना है कि वो ग्रामीण क्षेत्र अपने आप में सक्षम है, आप उनकी मदद नहीं करना चाहते और इसलिए वो जो पिछड़े हुए हैं या आप उनको पिछड़ा बनाना चाहते हो। उदाहरण मैं आपको दूं, देखिए एक ग्रामीण से गरीब महिला है, उसके पास शायद 5,000 रुपये भी नहीं होते हैं, उसने एक बकरी खरीदनी है, वो सोचती है कि बकरी का दूध मैं उसको व्यापार कर पाऊंगी या छोटा सा अपना वो एंटरप्रेन्योरशिप कर पाऊंगी, ठीक है कि नहीं। उसको अगर लोन लेना है 8,000 रुपये का या 10,000 रुपये का तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से मिलता है। वहां पर 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि वीकली रेट ऑफ इंटरवल पे 36% बन जाता है। तो 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इसको बकरी मिलती है। उस माइक्रो फाइनेंस में सरकार ने अब मुद्रा बैंक लेके आए हैं, वो उसी का माइक्रो फाइनेंस को बढ़ावा की है। अब टाटाज भी उसमें पैसा डाल रहे हैं। सबको नजर आता है कि 24% कहाँ मिलता है बैंकिंग में आपको 24%। आपने गरीब महिला को तो आपने 24% दिए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा दिया है। और आपने अमीर को देखिए, टाटाज ने जो गुजरात में नैनो की फैक्ट्री लगाई थी उसको कितने हजार करोड़ रुपए का पैसा लोन दिया गया, सॉफ्ट लोन सरकार द्वारा 20 साल में रीपे करना था, और जिसमें 0.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो निवेश माना जाता है कि वो निवेश को प्रोत्साहित कर रहे हैं। 0.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप पंजाब में देखिए, जो बठिंडा रिफाइनरी थी, इसके लिए मित्तल्स ने पैसा लगाया, पंजाब सरकार ने 1,250 करोड़ रुपए उनको दिया सॉफ्ट लोन एट 0.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट। मेरा ये मानना है बकरी खरीदने के लिए बकरी खरीदने के लिए अगर हम 0.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते उस महिला को पैसा, तो वो 1 साल के अंत में नैनो कार चलाती।
क्या ये विकास नहीं है? हमारी कोशिश ये है कि हम इस तबके को या इस मेजॉरिटी शेयर को, पॉपुलेशन का जो शेयर है उसको हम गरीब रखें। यही मैं कहना चाहता हूं कि वो सक्षम है, वो एंटरप्रेन्योरशिप है, किसान भी एंटरप्रेन्योर है, किसान भी स्टार्टअप है। आप उसको वो सहूलत तो दीजिए जो आप कॉर्पोरेट्स को देते हो। आप देखिए वो देश की शक्ल बदल देंगे, आप करके देखिए ना। लेकिन ये सोच क्योंकि एकेडमिकली हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो हमारे जो सारी जो पॉलिसी प्लानिंग है उसमें भी नहीं आती। किसान इस वक्त कितने चिंतित है? ये जो इस वक्त का बहुत ज्वलंत मुद्दा है जिसमें कि एमएसपी या एफसीआई को प्रोक्योरमेंट से हटाए जाने की बात है, कितना सीरियस ये विषय है और इस पर किसानों और चिंतकों में कितनी ज़्यादा चिंता है? क्योंकि अगर पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों से एफसीआई को हटा लिया जाता है, जिसमें हरियाणा ने तो साफ लिखकर शायद दिया है, जो कि पार्लियामेंट में जवाब के मार्फत पता चला है कि हरियाणा इज रेडी और पंजाब ने कहा फेज मैनर से एफसीआई को इस प्रोक्योरमेंट एक्सरसाइज से बाहर होने देने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब, इसके मायने, इसकी गंभीरता क्या है? इसकी गंभीरता बिल्कुल साफ है जी कि एमएसपी को सरकार ने हटाना है। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे देखें 2015 का, उन्होंने साफ कहा है कि एपीएमसी में से हमने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हटा दिया है, अब नेक्स्ट जो टारगेट है वो व्हीट एंड राइस को हटाना है। ये साफ है। जिस दिन एपीएमसी से हट जाएगा तो एमएसपी देने का कोई तरीका और है ही नहीं है, तो एमएसपी भी हटा दी जाएगी। और एमएसपी पे बहुत दिनों से सरकार की नजर रही है कि इसको हटाना है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री की कह रही है कि साहब हमें रॉ मटेरियल महंगा मिलता है और हमें वो सस्ता चाहिए। हालांकि बोला यह जाता है कि किसान को प्राइस रियलाइजेशन होगा, आपको अच्छा दाम मिलेगा, लेकिन मैंने आपसे जैसे पहले कहा था कि 92% लोग भारत के, 92% लोग जो हैं वो तो पहले ही बाजार पे डिपेंडेंट हैं। अगर वो इतना बाजार अच्छा होता तो एक तो आत्महत्या नहीं होती, ना किसान खेती छोड़ना चाहते, इकोनॉमिकली वायबल मॉडल होता तो लोग एमएसपी की फिक्र ही नहीं करते। लेकिन वो नहीं हुआ और एमएसपी मुझे लगता है कि कम करने की बजाय देश में और फैलाने की जरूरत है और सारे एरिया को कवर करने की जरूरत है। किसान इससे बहुत चिंतित है। चाहे मैं छत्तीसगढ़ जाऊं, उड़ीसा जाऊं, मध्य प्रदेश में जाऊं, वहां पर तो क्योंकि सरकार ने बोनस हटा लिया है, वहां कैप कर दिया है कि आपको 15 क्विंटल से ज्यादा वो किसान से नहीं लेगी अब गेहूं जो आने वाले दिनों में। तो वहां पर तो एक ऑलरेडी एक जो है एक रोष जो है लोगों में नजर आ रहा है और ये सारे देश में होगा। इसका मतलब, इसके मायने क्या है? अगर आप कैप लगाते हैं किसान की जो प्रोड्यूस है उसकी जिनस की जो खरीद कितनी आपको खरीदनी है, इस पर अगर आपने कैप लगा दी तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि हम क्या प्रोडक्शन को बढ़ावा देना नहीं चाह रहे, हम चाह रहे कि किसान अपनी प्रोडक्शन को कम करें या अल्टरनेट क्रॉपिंग में जाए? क्या उसके लिए कोई अल्टरनेट स्कीम हम दे पा रहे हैं उनको, एक विकल्प दे पा रहे हैं ताकि वो इस कम से कम जो जो प्रोडक्शन है व्हीट राइस, इससे तो बाहर निकले? मेरा मेरा इसको देखने का तरीका ये है कि आपको याद होगा एक गोविंदा फिल्म स्टार जो है उनकी एक एडवर्टीजमेंट आया करती थी, वो कहते थे जोर का झटका धीरे से। देखिए अगर आप जोर का झटका जोर से लगाते हैं तो सरकारें गिर जाती हैं। तो इसलिए ये जोर का झटका यानी किसानों को खेती से बाहर निकालना है, जिसके लिए एमएसपी भी हटाना है, जिसके लिए आपको लैंड उनकी लेनी है। ये तो मैंने बताया आपको कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ ने पहले आपको स्पेसिफाई किया हुआ जिसके ऊपर आप चल रहे हैं और ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी यही कहती हैं, तो वो उस पैटर्न पे चल रहे हैं। तो अगर लेकिन आज एकदम सडनली कर दें तो किसान इतना उसमें उसका आक्रोश होगा कि सरकारें भी चली जाएंगी। तो इसलिए वो आस्ते आस्ते स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो जो स्टेप है इसमें यह है कि किसानों के प्रोक्योरमेंट पे रोक लगा दीजिए। पंजाब में उसको क्या कहते हैं, उसको जो पेमेंट करनी है उसमें 3 महीने लगा दीजिए। पहले कभी नहीं हुआ था, तो पिछली बार हुआ है पंजाब में कि धान के उस पर पेमेंट रीपेमेंट अभी तक नहीं लोगों को हुई है। बासमती की पेमेंट अभी तक पंजाब में नहीं हुई है, 50 करोड़ का भी अभी तक वो बैलेंस रुका हुआ है। तो कहने का मतलब ये तरीका है कि भैया अब आप मैसेज एक और ये जो प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, ये जो प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो प्रोड्यूस्ड इन इंडिया का क्या होगा? आपको लग रहा है कि ये सब नारे हैं, ये दावे हैं और जमीनी स्तर पर हो कुछ और रहा है? नारे हम लोगों को कुछ और दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, सुना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का जो ऑब्जेक्टिव था मेक इन इंडिया का, वो जब उन्होंने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करिए, लेकिन इसके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी उसका एक हिस्सा है। आप एग्रीकल्चर को निगलेक्ट करके या बंद करके या एग्रीकल्चर को बिल्कुल साफ करके आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करोगे, वो देश के हित में नहीं है। आपको एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना पड़ेगा। और ये सिर्फ ये नहीं कि प्रोडक्टिविटी की हम बात करते हैं, जब तक किसान को एक इनकम नहीं मिलेगी वो कैसे सर्वाइव करेगा? आज किसान को सबसे बड़ा क्राइसिस ना टेक्नोलॉजी का है ना प्रोडक्टिविटी का है, सबसे बड़ा क्राइसिस उसको आप इनकम का है। आप किसान की आय बढ़ा दीजिए, बाकी सब वो जानता है करना। आपने उसको 3,000 रुपये पर रखा हुआ है, आपके और हमारे घर में जो भी काम करने वाली या काम करने वाला आता है रोजाना, वो आपसे 5,000 या 6,000 ले जाता है। आपने किसान का तो ये लेवल बना रखा है कि अन्नदाता कहते हैं। आपने ये भी लिखा था कि पार्लियामेंट की कैंटीन में प्राइम मिनिस्टर ने कि अन्नदाता सुखी, ऐसा कुछ लिखा था उन्होंने, अन्नदाता सुखी रहे उन्होंने। तो अन्नदाता सुखी तभी रहेगा जब उसकी इनकम आएगी। और मेरा ये मानना है कि अगर यूपी में आपको हैरानगी होगी, मायावती जाते जाते सफाई कर्मचारियों को 18,500 रुपए का वेतन दे गई है, बेसिक सैलरी। अगर आप सफाई कर्मचारी को 18,000 रुपए दे सकते हैं तो मेरा मानना है कि बेचारे किसान ने क्या गलती की है कि उसको आप 3,000 रुपए रखे हुए हैं, उसको भी आप दीजिए 18,000, 20,000 और आप देखेंगे कैसे देश की जो शक्ल है या काया पलट होती है वहां होगी। चलिए प्रोफेसर साहब,
बहुत बहुत धन्यवाद। इस बातचीत को यहीं विराम देना पड़ेगा, लेकिन आज की टेढ़ी बात इतनी टेढ़ी मेरी तरफ से नहीं थी जितनी टेढ़ी प्रोफेसर साहब की तरफ से थी, और ये टेढ़ी शायद उन्हीं सभी सरकारों और राजनीतिक दलों के लिए है जो कर रहे हैं और जो कह रहे हैं उसमें बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा भेद है, समझने की ज़रूरत है। किसानों के वर्ग हैं जो कि शायद इतने आर्टिकुलेट नहीं है, अपने मुद्दे अपने सरोकारों को उस प्रखरता से और उस इन्फॉर्म्ड सोच या बैकअप के साथ सामने नहीं रख पाते हैं जिस तरीके से शायद आज प्रोफेसर देवेंद्र शर्मा ने रखा। और यही वो बातें हैं जिस पर कि सोचना ज़रूरी है, जिस पर कि ध्यान करना ज़रूरी है, और उन हितों और उन सरोकारों से सिर्फ नारों, दावों या अपने जैसेस के जरिए जुड़ा नहीं जा सकता, बल्कि गंभीर पॉलिसी इंटरवेंशन, एक चिंतन के बाद, जो कि ऐसे अर्थशास्त्रियों और ऐसे जो जो विशेषज्ञ हैं उनसे बातचीत के बाद ही पैदा किया जा सकता है, उसके बाद उतरना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के मुद्दे इस वक्त सभी दलों को, राजनेताओं के नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन करना क्या है इस मामले में अभी भी सोच उतनी की उतनी अधूरी है। उस पर एक गहन आवश्यकता है चिंता की। और जितने संगठित वो वर्ग हैं जो कि किसानों के हितों को शायद उस स्तर पर उनकी पूर्ति होते देखना नहीं चाहते, उतने संगठित हमारे किसान वर्ग नहीं है। और ये सबसे बड़ा आज का वैक्यूम है जिसके चलते शायद राजनेता या राजनीतिक पार्टियां आवाज़ तो उठा रही हैं किसानों के मुद्दों की, लेकिन अभी भी उनके मुद्दों को समझने से भी कोसों परे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब इस कार्यक्रम में हमसे बातचीत करने के लिए।